सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के बाद सराउंडिंग था कि एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग एंड सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स एंड इमेजिनरी और रियल लाइन दैट कैन डिवाइड सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल इन द यूनिवर्स। फर्स्ट वन इज द ओपन सिस्टम, देन क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का डेफिनेशन क्या था कि इफ मास एंड हीट बोथ आर इंटरैक्ट बिटवीन systems or between system and surrounding, then it is called open system. If only heat can be interacting between the systems or between system and surrounding but nor mass, then it is called closed system. And isolated system means the system where neither heat nor mass can be interact between them, ठीक है। उसके बाद होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस बोला था। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, तो मतलब there are two fluids that can be mixed together and make one single phase, then it is called homogeneous system। और heterogeneous में क्या होगा, there are two phases existing on the system, ठीक है। इसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का। तो माइक्रो मतलब हमने बोला बहुत छोटा, मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे और उसके बाद उसके बेसिस पे किसी भी सिस्टम का कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, ठीक है। और मैक्रो मतलब होता है बिग, मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आया प्योर सिस्टम। प्योर सिस्टम क्या है, तो प्योर सिस्टम की 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला देखो ये लिखा हुआ है होमोजीनियस इन कंपोजिशन एंड होमोजीनियस इन कंपोजिशन एंड सेकेंड होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, तो अब एग्जांपल लो कि मैंने एक बहुत बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें चावल दाल नमक बाकी सब कुछ इंग्रेडिएंट को मिला दिया। अब मिलाने के बाद एक खिचड़ी तैयार कर दी। तो ये जो खिचड़ी है, क्या ऐसा होगा कि नीचे का जो सरफेस है वही पका होगा, ऊपर का नहीं पका होगा, या नमक का टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में वेरी करेगा? नहीं, मतलब केमिकली वो जो है, मतलब जो पूरी की पूरा हमने इंग्रेडिएंट तैयार किया है वो स्टेबल होगा। तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन, ठीक है। इसका एक दूसरा प्रैक्टिकल और एग्जांपल देता हूं मैं। हमने क्या किया, एक मेटल का मतलब एक मान के चलो एक आयरन का रॉड लिया, ओके। ये आयरन के रॉड को मैंने बहुत हैमरिंग की, हैमरिंग करने के बाद एनिलिंग प्रोसेस किया, देन उसको कूल डाउन किया। तो कूल डाउन करने से क्या होगा, भाई म्यूट करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो स्ट्रक्चर पार्टिकल्स होते हैं वो सब एक लाइन हो जाएंगे, मतलब अलाइन हो जाएंगे, और ये अलाइन होने की वजह से वो अपना स्ट्रेंथ अचीव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें ये केमिकल क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग नहीं करूं और उसको ऐसे ही रहने दूं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके जो केमिकल कंपोजिशंस है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और कहीं एक ऐसा जगह मतलब एक पॉइंट आएगा जहां से वो इजीली ब्रेक कर सकते। इसलिए जब भी हम कोई भी मेटल या एलिमेंट लेते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, तो सबसे पहले उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में उसका प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव किया जाता है, क्लियर है। देन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो बेसिक लॉ है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, तो प्रैक्टिकली पहले आप समझ लो कि ह्यूमन बॉडी और यूनिवर्स, यही 2 बॉडीज हैं पूरे यूनिवर्स में जो इक्विलिब्रियम स्टेज पे रहते हैं। अब पूछोगे कैसे, तो ऑब्जर्व करो कि यूनिवर्स में आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हो और यहाँ से कुछ निकाल नहीं सकते हो, मतलब यूनिवर्स हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सेकेंड, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही है तो क्या होगा,
स्वेटिंग चालू हो जाएगी। मतलब आपकी बॉडी का जो एक मिनिमम टेम्परेचर है कि उसको 30 डिग्री सेल्सियस या 31 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, लेकिन अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वो तुरंत स्वेट करना चालू कर देगा, पसीना गिरना चालू हो जाता है। ये पसीने से क्या होता है, तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर में एक वाटर की लेयर बन जाती है, और ये लेयर के ऊपर में जब एयर स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करेगा, बॉडी को कूल करना चालू कर देता है। कूल करने के साथ साथ एक ये कूलिंग लेयर बना देता है कि बॉडी अपना टेम्परेचर लूज ना करे। कैसे लूज नहीं करेगा, तो मैंने क्या बोला, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो होगा वो होगा 45 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो 45 से हीट जो है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करना चालू कर देगा। और कब तक करता रहेगा, तो जब तक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 45 नहीं हो जाए। लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो 45 के लिए बनी नहीं है, मतलब उसको अपना इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो वो मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगा, तो स्वेटिंग करता है। अब इसका दूसरा एग्जांपल लो। अब बाहर का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस विंटर का टाइम, और आपका बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, वो क्या करेगा, वो अपने आप को इक्विलिब्रियम मतलब हीट ट्रांसफर करने लग जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर का बेसिक लॉ है कि भाई जहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहां पे हीट ट्रांसफर होगा। तो बॉडी ने क्या किया, अपना हीट रिलीज करना चालू कर दिया। अब वो मतलब जो 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, वो क्या हुआ है, धीरे धीरे मतलब कम होना चालू किया। पहले वो 25 पे आया, देन वो 20 पे आने लग गया। 20 पे आने लग गया तो आपकी बॉडी ने सिम्टम्स दिखाने चालू कर दिए। आपका दांत जो है वो किटकिटाने लगता है, आपकी बॉडी जो है वो फील करने लग जाती है, ठीक है, आप ठंडी जो फील करते हो। तब आपका ब्रेन बोलता है फिजिकल वर्क करो वरना अल्टीमेटली आपको ठंडी लग जाएगी। तो आप क्या करते हो, हाथों को रब करते हो। एक्चुअली रब करने का मतलब क्या है कि आपने इंटरनली हीट जनरेट कर रहे हो जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करे। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आपने स्वेटर पहन लिया। अब स्वेटर पहनने से क्या होता है, तो हम जब स्वेटर पहन लेते हैं तो हमारी जो बॉडी हीट रिलीज कर रही है, ठीक है, क्यों रिलीज करेगी, अंदर का टेम्परेचर 30, बाहर का टेम्परेचर 15, तो वो हीट रिलीज करने लग जाती है। तो ये जो स्वेटर है वो एक कैबिन का काम करता है। ये कैबिन क्या करती है, तो आपकी जो हीट आपने रिलीज की तो वो ये हीट को बाहर निकलने नहीं देता है, ठीक है, स्वेटर हीट को बाहर नहीं निकलने देता है। जब बाहर नहीं निकलने दिया तो आपके स्वेटर ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, मतलब आपने, आपकी बॉडी ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया और स्वेटर ने एक ऐसा जैकेट बना दिया जिसकी वजह से आपकी हीट फर्दर हीट रिलीज ना कर सके। और जब वो फर्दर हीट रिलीज नहीं करती है तब अल्टीमेटली आपको लगता है कि हाँ अब मैं कंफर्टेबल हूँ। बात समझ में आ गई। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम अपने आप को जस्टिफाई कर दे देन ही सेज दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि जब आप मटकी में पानी रखते हो, ठीक है, तो मटकी में गर्मी के टाइम पे आप मटका यूज करते हो पानी पीने के लिए, तो आप जो वो पॉट यूज करते हो वो मिट्टी का बना होता है, वो भी वेल नोन है। तो उसमें जब पानी रखते हो तो वो पानी ठंडा कैसे हो जाता है, आप ये बोलोगे, एक मिनट ना, आप ये बोलोगे कि सर वो पोरस होता है उससे पानी रिलीज होता है। तो पानी रिलीज होने से पानी ठंडा कैसे हुआ, ये आज आपको लिख के देना है। क्लियर है। चलिए तो लाइन देखते हैं। अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स आर सेम, देयर इक्विलिब्रियम इज आल्सो, sorry, there should be no velocity gradient, the chemical equilibrium is also necessary। मैंने आपको तीन बातें बताई। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तो जो अभी आप पढ़ोगे, मैकेनिकल क्या होगा, तो मैकेनिकल में आपका जो भी प्रेशर पॉइंट है जो, ठीक है, वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने बोला थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब पूरे का पूरा टेम्परेचर थ्रू आउट द बॉडी ये मतलब
और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब बिगिन अपना लॉगिन कर लेते हैं इसके लिए। मतलब केमिकल रिएक्शन होने चाहिए लेकिन अनयूजुअल नहीं होना चाहिए। अनयूजुअल का मतलब भी बताता हूँ। देखो, आपने जनरली ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने ऐसे कुछ पर्सन्स को देखा होगा जिसकी ह्यूमन बॉडी, मतलब जो बॉडी है ना, वो एक्स्ट्रा निकल गई। मतलब एग्जांपल लो, यहाँ पे एक कुछ फूल गया है, इसका हाथ टेढ़ा हो गया है, वो मतलब कुछ अलग ही दिखने लग गया है, एक नॉर्मल पर्सन नहीं दिखता है। तो नॉर्मल पर्सन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी उसको मतलब मैनेज नहीं कर पा रही है। अगर मैनेज नहीं कर पाएगी देन यू सेज दैट कि दिस पर्सन इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, मतलब उसकी बॉडी वो इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन नहीं कर पा रही। ठीक है? So system under temperature and pressure equilibrium but not under chemical equilibrium are sometimes said to be metastable equilibrium condition. ठीक है? मैंने क्या बोला? तीनों कंडीशंस जब जस्टिफाई होंगे तो ही हम उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसने स्टेटमेंट दिया कि अगर तीनों स्टेट नहीं होगा, मतलब केवल टेम्परेचर और प्रेशर का ही पार्ट, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहा लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, देन यू सेज दैट कि इट इज समटाइम्स सेज दैट कि इट इज इन मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके? It is only under thermodynamic equilibrium condition that the property of a system can be fixed. Thus, for attaining a state of thermodynamic equilibrium of the following three types of equilibrium must be achieved. ठीक है? तो वो तीन टाइप्स के कौन से हैं? तो सबसे पहला वर्ड आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम सर एक डाउट है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल का मतलब हुआ हीट और हीट का मतलब हुआ टेम्परेचर। तो आपको ये वर्ड याद रखना है क्या कि टेम्परेचर, ये देखो लिखा हुआ कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम and has some values at all point of the system. क्लियर है? मतलब एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने एक रॉड को हीट किया तो अगर ये थर्मल मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा तो क्या होगा? उसका एक तरफ हॉट एक तरफ कोल्ड नहीं होगा, वो यूनिफॉर्मली पूरा का पूरा आइदर हॉट होगा या पूरा का पूरा कोल्ड होगा। उसका टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। देन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में बताता है। कुछ जगहों पे आप प्रेशर वर्ड यूज देखोगे कि प्रेशर वर्ड यूज करता है, और कुछ जगहों पे वो अनबैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। There are no unbalanced forces within the system or between the surrounding. The pressure in the system is same at all points and does not change with respect to time. थर्मल में टेम्परेचर, मैकेनिकल में अनबैलेंस फोर्स एंड प्रेशर। क्लियर? केमिकल इक्विलिब्रियम, no chemical reaction take place in the system and the chemical composition which is same throughout the system does not vary with time. मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए जो झेल ना पाए। एंड सेकेंड कि केमिकली वो मतलब केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो उसका होमोजीनियस होना चाहिए, या थ्रू आउट द सिस्टम जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं होना चाहिए। मतलब केमिकल रिएक्शंस तो होंगे लेकिन वो टाइम के साथ वेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए, अब आता है वर्ड आता है कंटिन्यू। इसका मतलब क्या होता है? तो ये बात जो है ना आपके एनालिसिस के लिए वर्ड यूज होता है। अब पूछो कैसे होता क्या है? जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंडस्ट्री के में टाइम टू टाइम सब चीजें वैरी होती हैं। ठीक है? एग्जाम्पल लो, समर के टाइम पे बहुत हैरास इन्वायरमेंट रहता है तो प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक? केमिकल इंडस्ट्री की बात करोगे तो उनके लिए रेनी सीजन सबसे ज़्यादा ब्राइट मतलब काम वाला होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उनके पास जो हजारियस वेस्ट होता है वो क्या करते हैं कि बरसात का जो पानी आया उसी के साथ फ्लो कर दिए, तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। मतलब अल्टीमेटली उनका जो मनी का मतलब मनी एक्सपेंड करते हैं ये केमिकल या वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, वो उनका बच जाता है। ठीक है? और विंटर आ गया तो विंटर के टाइम पे जनरली जो ओकेजन्स आते हैं जैसे दिवाली है और
दुर्गा पूजा है, तो उस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस जगह पे प्रोडक्शन जो है वो बहुत पीक लोड पे होता है। ठीक, मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि थ्रू आउट द ईयर जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है, मतलब वो कोई एक सीधा पाथ फॉलो नहीं करता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। एग्जाम्पल है मॉल। तो आपने देखा है कि मॉल में सुबह के टाइम पे कोई नहीं रहता है, शाम के टाइम पे मतलब 7 बजे 6 बजे के बाद से लेकर रात के 10 बजे तक पीक लोड रहता है। तो मतलब ये आपको समझ में आ गया कि लोड जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करती है। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस के टाइम पे हम ये कंसिडर करके रखते हैं कि थ्रू आउट द टाइम इंटरवल जो हमारा लोड है वो फिक्स है। ठीक है, मतलब अगर 1 kg पानी किसी सिस्टम से फ्लो हो रहा है तो स्टार्टिंग के 1 आवर में, बाद में 2, 3, 4 और 24 आवर्स में भी वो 1 kg ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो जिसको बोलते हैं कंटिन्यू, मतलब वो हमेशा कंटिन्यू के फॉर्म में रहेगा, वो इंटरवल के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, so the concept of continue is a kind of idealization of continuous description of matter, whether the properties of the matter are considered as continuously function of space variable. ठीक है, although any matter is composed of several molecules, the concept of continuum assumes a continuous distribution of mass within the matter or system with no empty state. ठीक है, मतलब इसको दूसरे तरीके से उसने क्या बताया कि अगर मेरा कोई एक मैंने मटेरियल लिया है तो मटेरियल के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा एक कंटिन्यू के ही फॉर्म में होने चाहिए, वो अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो अलग अलग नहीं होने की वजह से क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमेशा मैक्सिमम कंसीडर करके रखिए। ठीक, चलिए अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो आपको बस 2 वर्ड याद रखना है, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड्स ऑन द मास और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स ऑन द मास। अब बोलोगे सर पूरी लाइफ याद किया लेकिन याद नहीं होता, तो याद करने का आसान तरीका, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई जो है वो सबसे पहले आता है और आई बाद में आता है। तो आपको याद रखना है जो पहले आता है वो डिपेंड करता है मास पे और जो बाद में आता है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। क्लियर? तो मास पे जो डिपेंड नहीं करता है तो उसका एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा, और जो मास पे डिपेंड करता है उसका एग्जांपल है वॉल्यूम। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन, डेंसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, आपको आंसर देना है। चलिए इसके बाद इसने कुछ बेसिक लॉ बताए हैं कि अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम डिवाइड कर दें मास से तो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑफ मास m इज v, मतलब वॉल्यूम जो है वो v है और मास जो है वो m है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मैटर विद इन द सिस्टम, मतलब v अपॉन m इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया जो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास। याद रहेगा, ये सेकंड पॉइंट है आपका। पहला, अल्फाबेट में ई पहले आता है इसलिए वो मास पे डिपेंड करेगा और आई बाद में आता है इसलिए वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा, दोनों के पास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर मास से डिवाइड कर दें तो जो मिलेगा उसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलिए अब आता है स्टेट। स्टेट क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, मैं जिस पोजीशन पे जिस लोकेशन पे खड़ा हूं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टेट। क्यों? क्योंकि अभी मैं आराम से बैठा हूं, ये मेरा स्टेट है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे हैं। देन अगर मैं चलना चालू कर दूं, मैं जॉगिंग करूं, मैं बात कर रहा हूं, तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो मेरी पोजीशन रहेगी वो उसके स्टेट को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो क्या लिखा? स्टेट इज द कंडीशन ऑफ सिस्टम at an instant of time at described or measured by its properties।
ठीक है, और ईच यूनिक कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन, बस ये चलेगा, इसको एक्सप्लेन ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब आता है प्रोसेस। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैं एक स्टेट में खड़ा हूँ और अब मैं जॉगिंग करना चालू कर दिया। तो मेरा जो मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो मेरा प्रॉपर्टीज था और वो दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो प्रॉपर्टीज था, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उससे हम बोलते हैं प्रोसेस। क्लियर? तो a process occurred when the system undergoes a change in state, याद रखना। ठीक है, और an energy transfer at a steady state. A process may be non-flow in which a fixed mass within the defined boundary is undergoing a change of state. बस ये वर्ड याद रखो, change in a state at any instant of time is called process। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल दिया है क्या, कि आपने पिस्टन लिया, पिस्टन का अभी पिस्टन जो है ये यहाँ पे आई थिंक इसको बीडीसी बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और इसको बोलते हैं बीडीसी। तो पिस्टन अभी बीडीसी पे है, पिस्टन अब मूव करेगा, मूव करने की वजह से ये बीडीसी से टीडीसी आएगा, जिससे एग्जॉस्ट वाल ओपन होगा और गैस निकल जाएगा। तो एट इस स्टेट से इस स्टेट पे जाने के लिए जो मतलब चेंज हुआ, उस चेंज को हम लोग बोलेंगे प्रोसेस। चलिए, अब आता है क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। तो ये आपका मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, जनरली 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेसी मीन्स ऑलमोस्ट, क्वेसी का मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट, और स्टैटिक प्रोसेस का मतलब बिल्कुल खड़ा। मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई एक सिस्टम हूँ और वो ये इस जगह पे लोकेट है, और अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बहुत ही धीरे 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 मूव कर रहा हूँ। इतना धीरे मतलब ऑलमोस्ट इतना धीरे मूव कर रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मूव हो रहा है। ठीक है, और ये ना मूव होने का मतलब अल्टीमेटली एग्जांपल दे रहा है कि ये जो बॉडी है ये अपना इक्विलिब्रियम स्टेट को कभी चेंज ही नहीं की। देख रहे हैं, मैं यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, आपको ऑब्जर्वेशन बहुत ही कम हो गया। ठीक है, कि बहुत ही स्मॉल स्मॉल लेवल पे वो मूव कर रहा है, और ये स्मॉल स्मॉल लेवल की वजह से ये अपना इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं होने दिया। देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड क्वेसी स्टैटिक सिस्टम और क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेसी मीन्स ऑलमोस्ट। अ क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल क्या होता है, तो हमने 2 प्रोसेस पढ़ी है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होगा, तो आप जिस स्टेट से स्टार्ट किए थे, आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस उसी स्टेज पे आ जाओगे, मतलब रिवर्स हो जाओगे। ठीक, और इरिवर्सिबल में क्या होता है, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर जैसे सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी मतलब जितने भी क्या बोलते हैं रिन्यूएबल से एनर्जी हैं, दे आर द रिवर्सिबल साइकिल। क्यों, क्योंकि आप एक एग्जांपल लो, सन से जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स को मतलब ग्राउंड कंज्यूम करता है, और ग्राउंड से वापस सिस्टम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैच कर लेती है। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो पूरा का पूरा रिवर्सिबल हुआ। ठीक है, इरिवर्सिबल क्या हुआ, तो एग्जांपल लो, आपने कोल बर्न किया, कोल 200 साल में प्रोड्यूस हुआ, देन आपने उसको जला के केवल राख बचाया, तो ये जो है ये इरिवर्सिबल है, ये राख से दोबारा कोल नहीं बन सकता। ठीक, तो it also called a reversible process. This process is a word याद रखना, succession of equilibrium state and infinite slowness. It is characteristic feature. Actually ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल रही है, मैं आपको इसका डेफिनेशन दूंगा। मतलब क्या हुआ, वो इतने छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में वो मूव करता है कि वो अपना इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन कर रहा है,
और साथ ही साथ प्रोसेस को अचीव कर रहा है, उसे हम बोलते हैं क्विसी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए साइकिल क्या होता है। तो साइकिल का बेसिक लॉ है कि आपने कोई स्टार्ट किया, एक प्रोसेस स्टार्ट किया, और ये प्रोसेस को जब आपने खत्म किया तो खत्म करने के बाद जो फिनिश पॉइंट था वो आपका वापस इनिशियल पॉइंट आ गया, तो इट इज कॉल्ड साइकिल। ठीक है, तो एनी प्रोसेस और सीरीज ऑफ प्रोसेस whose end state are the identical is termed as cycle। ठीक है, मतलब ऐसा पॉइंट जिसका एंड स्टेट जो है, जो लास्ट पॉइंट है, वो उसका शुरुआती पॉइंट हो जाएगा, तो उससे बोलेंगे साइकिल। द प्रोसेस थ्रू विच द सिस्टम हैज पास कैन बी शोन इन अ स्टेट डायग्राम। ये देखो, ठीक है, मैंने क्या किया, 1 से मूव किया और ये पॉइंट पे आया, मतलब अब ये देखो तीनों को डिफाइन कर रहा है, हम तीनों को डिफाइन करते हैं। पहला क्या, तो जब मैं पॉइंट 1 पे था तो इट इज कॉल्ड स्टेट। जब मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे गया तो ये जो प्रोसेस है, सॉरी ये जो है, जो पाथ फॉलो किया, इसे मैं बोलूंगा प्रोसेस। ठीक है, अब ये 2 से वापस जब मैं 3 में जाऊंगा तो भी ये प्रोसेस ही होगा, और ये जो पॉइंट आया वो स्टेट आएगा, और 3 से वापस जब उसके इनिशियल स्टेट पे आ गया, देन इट इज कॉल्ड साइकिल। क्लियर? चलिए, देन आता है पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो यहां पे समझो, एग्जाम्पल लो, मैंने ये जो स्टेट है, इस स्टेट पे टेम्परेचर कितना है, इसका प्रेशर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, मैं जब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करूंगा पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे, तो इसे बोलेंगे हम लोग पॉइंट फंक्शन। केवल वो इस पॉइंट के बारे में शो ऑफ या पूरी की पूरी जानकारी देगा। ठीक है, अब पाथ फंक्शन क्या बोलता है, तो अब एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने इसका नाम दिया ए पाथ, ठीक है, इसको मैंने बोला बी, और एक पाथ मैंने यहां से फॉलो किया और ये मूव कर रहा है सी से, तो मैंने ये बोला कि 1 से 2 पे जाने के लिए मैंने जो फॉलो किया वो पाथ ए था। ठीक, अब जो 2 से 1 पे आना है तो मेरे पास पाथ बी है और पाथ सी है। तो अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे कम एनर्जी मेरा किस में कंज्यूम हो रहा है, तो आप आंसर दोगे सर पाथ सी में। क्यों? क्योंकि पाथ बी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो दो वर्ड डिफाइन हुए, पहला पॉइंट फंक्शन जो सिंगल स्टेट पे रह के उसके पॉइंट्स के बारे में, मतलब उसकी क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज के बारे में बोलेगा, वो पॉइंट फंक्शन होगा। और पाथ फंक्शन क्या हुआ, तो जो पाथ को फॉलो करेगा और उनकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन। ठीक है, तो इसका ये देखो, पाथ फंक्शन के जो वही बेसिक डायग्राम बताया। अब पाथ फंक्शन का एग्जांपल जो आपको याद रखना है, पाथ फंक्शन का एग्जांपल है हीट एंड वर्क। ठीक है, मतलब ये देखो, हमने क्या किया, प्रोसेस 1 से 2 गए, तो डेल्टा क्यू क्या इक्वल होगा Q2 माइनस Q1 के। मैथमेटिकली होगा लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। पूछो क्यों? तो ये मैंने बोला पाथ नंबर 1 है और ये मैंने बोला पाथ नंबर 2 है, तो स्टेटमेंट दिया गया कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है Q, मतलब 1 to 2 के लिए जो होगा वो क्या, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ Q 2 to 1 होगा क्या? तो बोलते हैं सर, मतलब थर्मोडायनेमिकली ये डिफाइन किया गया है, लेकिन बाद में जब इसको कंक्लूड किया गया तो इसमें पता चला कि सर इक्वल तो होगा, लेकिन सम टाइम्स ऑफ इंटरनल एनर्जी भी इसमें ऐड हो जाएगी, तब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट टॉपिक है टेम्परेचर क्या होता है। तो वर्ड याद कर लो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं
थर्मोमीटर। और अगर मतलब थर्मोमीटर क्या होता है, उसका एक टेम्परेचर रेंज फिक्स होता है कि वो 104 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर हायर टेम्परेचर मेजर करना है तो हम उसको बोलेंगे पायरोमीटर। क्या? पायरोमीटर। ये देखिए, ये जो वर्ड है, ये जो है आपका डिजिटल थर्मोमीटर है, ये मैनुअल थर्मोमीटर है, और ये जो है जो आपका टेम्परेचर मेजर करता है, इसको बोलेंगे पायरोमीटर। याद रहेगा? चलिए, इसके बाद आता है, क्योंकि अब टेम्परेचर के बारे में आया, तो टेम्परेचर के बारे सर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ सर थर्मो, एक मिनट, बस 2 मिनट रुको। थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करना है, तो इसमें स्टेटमेंट देता है कि एक सिस्टम 1 है, एक सिस्टम 2 है और एक सिस्टम 3 है। तो अगर सिस्टम 1 इज थर्मली इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम 2 एंड system 1 is thermally equilibrium with system 3, then system 2 and system 3 are thermally equilibrium to each other. This is called zeroth law of thermodynamics. अब बोल भाई, बोलो, कुछ प्रॉब्लम है आपको? आपने बोला कि थर्मो टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हम बिल्कुल ऐसा ठीक है। भी तो लिख सकते। आपने बोला कि टेम्परेचर इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द हीट इंटरेक्शन बिटवीन बॉडी। एक्चुअली देखो, हीट इंटरेक्शन इज कॉल्ड समटाइम्स इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, मैंने कल जो इसका एग्जांपल दिया था, जब मैंने आपको झापर मारा, तो जब झापर मारा तो ये मेरी बॉडी जो है वो मेरे मतलब मेरे से एनर्जी ली और हीट जनरेट की। ठीक है, और ये हीट जनरेशन की वजह से टेम्परेचर रिलीज हुआ। तो 3 वर्ड्स थे, पहला हीट, सॉरी एनर्जी, दूसरा हीट, और तीसरा टेम्परेचर। बात समझना, पहला कौन सा है? हाई ग्रेड कौन है? तो एनर्जी है। जब एनर्जी तुम ट्रांसमिट करोगे तो आपके पास हीट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और ये जो हीट है वो आपके टेम्परेचर के स्टेट को डिफाइन करेगा, या टेम्परेचर आपका बताएगा कि कितना हीट जनरेट हुआ, और ये हीट बताएगा कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ लेवल के बेसिस पे, तो ये सबसे ऊपर है, ये मिडिल में है, और ये ग्राउंड पे है। तो ये जो मिडिल वाला है, मतलब हीट जो है वो टेम्परेचर से डिफाइन होगा, और एनर्जी जो है वो हीट से डिफाइन होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। तो यस सर सर। चलो, हम अगर एनर्जी को रिलेट कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ, तो फिर तो हम टेम्परेचर को भी। एनर्जी को टेम्परेचर के साथ रिलेट नहीं करोगे, तुमको एनर्जी को हीट के साथ रिलेट करना है। टेम्परेचर, एनर्जी का टेम्परेचर से कोई रिलेशन तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ओके सर। बीच में हीट वर्ड आ रहा है। सर अनदर थिंग, आपने बोला इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई आता है, दैट मींस तो उसकी एंट्रोपी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। देखो, एक बार बता रहा, एंट्रोपी के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी है। ठीक है, एक जस्ट एक सेकेंड ना, मैं एक बॉडी लेता हूँ। ठीक है, और समझो, मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में मतलब ये पिस्टन इंजन का सिस्टम, पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट मान लो। अब मैंने क्या किया, अंदर में जो गैसेस थे उसकी बम्बार्डिंग करवाई। तो जब बम्बार्डिंग करवाई तो पिस्टन जो है वो पहले तो बीडीसी से टीडीसी पे आया, देन टीडीसी से बीडीसी पे गया। मतलब पहले ऊपर आया, बम्बार्डिंग हुआ, और ये नीचे की ओर गया।
जब ये नीचे की ओर गया तो आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ अमाउंट में हीट जो है वो बाहर रिलीज हो गई, ठीक है। तो ये जो हीट रिलीज हुई, क्या ये यूटिलाइज हुई? नहीं हुई, ठीक है। और जो हीट यूटिलाइज हो रही है वो पिस्टन के थ्रू हो रही है, तो ये जो पिस्टन के थ्रू हो रही है इसे बोलेंगे हम लोग एंट्रोपी। मतलब जो यूजफुल एनर्जी है जो मैंने यूटिलाइज किया सिस्टम को